गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स टॉपिक किया है और ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन कंपनी के पास आ जाती है तो उसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि कम एप्लीकेशंस अगर आ रही हैं तो उसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इन टॉपिक्स के अलावा हमने कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस टॉपिक भी देखा। कॉल्स इन एरियर्स में हमने ये देखा कि जिस कॉल का पैसा कंपनी ने शेयर होल्डर्स से मांगा है, अगर वो पैसा शेयर होल्डर नहीं पे करता है तो उसे हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। और एज अ रिज़ल्ट कंपनी क्या कर सकती है कि उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के शेयर्स को फॉरफीट कर सकती है। फॉरफीट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को कॉन्फिस्केट कर लेना, किसी चीज़ को जब्त कर लेना, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। तो एक्चुअली में जब फॉरफीचर हो रहा है तो उसमें बेसिकली कंपनी क्या फॉरफीट कर रही है। अगर हम कहें फॉरफीचर ऑफ शेयर्स तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस कंपनी क्या चीज़ फॉरफीट कर रही है जब कंपनी शेयर्स को फॉरफीट करती है, तो इसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मीन्स कैंसलेशन ऑफ शेयर्स एंड फॉरफीटिंग द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट दीज शेयर्स। तो एक्चुअली में फॉरफीट क्या होता है, जो पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी को ऑलरेडी दिया हुआ है वही पैसा फॉरफीट कर लेती है कंपनी। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने आपसे 5 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मांगा, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मांगा और 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे मांगा। आपने क्या किया, एप्लीकेशन का पैसा तो देंगे ही, सभी लोग देंगे, तो आपने भी दे दिया। अलॉटमेंट का पैसा भी आपने दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा आपने नहीं दिया। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि कॉल्ड अप अमाउंट कितना था, तो कॉल्ड अप का मतलब होता है कितना पैसा कंपनी ने आपसे कॉल किया है। तो कंपनी ने तो आपसे पूरा 10 रुपीज़ कॉल किया, पूरा 10 रुपये मांगा कंपनी ने आपसे। उसमें से कॉल्स इन एरियर कितना है, एरियर का मतलब कितना पैसा आपने कंपनी को पे नहीं किया, तो ये हो गया 2 रुपीज़। और पेड कितना है, कितना पैसा कंपनी को आपने ऑलरेडी पे कर दिया, तो पेड कितना है 8 रुपीज़। तो आपके शेयर्स फॉरफीट किए जाएंगे किस रीज़न की वजह से, आपके शेयर्स इसलिए फॉरफीट किए जाएंगे क्योंकि आपने 2 रुपीज़ का पेमेंट नहीं किया है। तो अगर आप 2 रुपीज़ का पेमेंट टाइम पे कर देते हैं तो कंपनी फॉरफीट नहीं करेगी, और अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं करते हैं तो कंपनी आपके शेयर्स को फॉरफीट कर सकती है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि कंपनी हमेशा फॉरफीट करेगी, ये कंपनी का अपना डिसीजन होता है कि वो फॉरफीट करना चाहती है या नहीं करना चाहती। तो कुछ टाइम भी देती है कंपनी कि आप 14 डेज़ के अंदर या जो भी टाइम दिया गया है उस समय के अंदर पैसा डिपॉजिट कर दें। लेकिन अगर तब भी शेयर होल्डर नहीं करता है तो उसको एक 14 डेज़ का नोटिस दिया जाता है और उसके बाद कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफीट कर सकती है। तो जब शेयर्स फॉरफीट होते हैं तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी ने जो भी शेयर्स आपको अलॉट किए थे वो शेयर्स कैंसिल कर दिए जाते हैं। दैट मीन्स यू cease to be the shareholder of the company. Now you are no longer the shareholder. और कंपनी एक्चुअली में क्या फॉरफीट करेगी, ये जो 8 रुपये आपने कंपनी को पे कर रखा है, कंपनी ये पैसा आपको वापस नहीं करेगी। तो एक्चुअली में फॉरफीट क्या होता है, जो पेड अमाउंट होता है, क्योंकि जो पैसा कंपनी को आप दे चुके हैं वही पैसा तो कंपनी जब्त कर सकती है, वही पैसा तो कंपनी अपने पास रख सकती है। जो पैसा आपने अभी तक दिया ही नहीं है उस पैसे को कैसे कंपनी फॉरफीट कर सकती है। तो फॉरफीट क्या होता है, फॉरफीट होता है अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन दोज शेयर्स या अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर। तो जो पैसा शेयर होल्डर पे करेगा वही तो कंपनी रिसीव करेगी। तो फॉरफीचर में जो पैसा शेयर होल्डर पे कर चुका है वही पैसा कंपनी को रिसीव हुआ और वही पैसा कंपनी क्या करती है, फॉरफीट कर लेती है। तो ये होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब। तो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है दैट इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल्स द शेयर्स मे बी फॉरफीटेड। तो मे बी ऐसा कंपलसरी नहीं है। बाय गिविंग अ नोटिस टू पे द अमाउंट आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम द शेयर्स मे बी फॉरफीटेड बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। फॉरफीटेड शेयर्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। तो कंपनी चाहे तो इन शेयर्स को दोबारा भी इशू कर सकती है किसी और को, और जब री इशू होते हैं शेयर्स तो उन शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। फर्स्ट टाइम पे शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जाएगा, पर फॉरफीटेड शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट होता है और इसकी क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ फॉरफीचर द नेम ऑफ द शेयर होल्डर इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स।
तो दैट मीन्स यू स्टॉप कंटिन्यूइंग एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। और उसके बाद हम लोग एंट्रीज देख लेते हैं कि क्या एंट्रीज की जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार। तो पहले हम कौन से शेयर्स देखेंगे? पहले हम उन शेयर्स को फॉरफीट करेंगे जिनको पार पे इशू किया गया है। तो इसके लिए मैं एक इमेज और दिखाना चाहूँगा आपको, पहले हम लोग वो देख लेते हैं, बाद में हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो ये इमेज मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप पे। तो फॉरफीचर कौन से शेयर्स का हो सकता है? ऐसे शेयर्स को हम फॉरफीट कर सकते हैं जिनको हमने ओरिजिनली पार पे इशू किया था। दैट मीन्स दीज शेयर्स आर इशूड एट पार। तो ऐसे शेयर्स को आप फॉरफीट कर सकते हो। तो एंट्री क्या होती है? एंट्री हमेशा यही होगी, एंट्री चेंज नहीं होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? हमेशा आपने ध्यान दिया होगा कि शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, पर जब शेयर्स को हम फॉरफीट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्योंकि हम शेयर कैपिटल को कम करने जा रहे हैं। तो इसके सामने आप लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 शेयर्स को फॉरफीट करने जा रहे हो और उन शेयर से आपने 10 रुपये मांग लिया है, तो आप 100 इंटू 10 करेंगे। 100 शेयर्स को आप फॉरफीट करने जा रहे हैं, और क्यों फॉरफीट करने जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 2 रुपये नहीं दिया आपको। तो कॉल्स इन एरियर में कितना जाएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज़। और उन्होंने दिया कितना आपको? 8 रुपीज़। तो जो 8 रुपीज़ उन्होंने दिया है वही तो आप फॉरफीट करेंगे। तो ये जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो जो पैसा पे कर दिया शेयर होल्डर ने वो चला गया शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो शेयर कैपिटल को हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि हम शेयर कैपिटल को कम करने जा रहे हैं। सभी को पता है कि कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं, पर जब हमें कम करना होता है तो हम उसको डेबिट कर लेते हैं। तो इसलिए हमने डेबिट किया। कॉल्स इन एरियर अकाउंट को अब आप बंद करने जा रहे हैं, तो आप उसको क्रेडिट कर लेते हैं, और जब कॉल्स इन एरियर होता है तो उसे डेबिट किया जाता है। कॉल्स इन एरियर कब हुआ होगा? फर्स्ट कॉल के टाइम पे हुआ होगा, तो उस समय हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को बंद करने जा रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। और शेयर फॉरफीचर को आपने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि इससे आप एक कैपिटल प्रॉफिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये तो प्रॉफिट हो गया कंपनी का। कंपनी ने शेयर्स भी वापस ले लिए और 800 रुपये भी रख लिए, तो ये तो कंपनी का प्रॉफिट हो गया। और किस तरह का प्रॉफिट है? ये कैपिटल प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट्स हमेशा क्रेडिट होते हैं, किसी भी तरह का हो। तो ये एंट्री सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। ये एंट्री होगी जब भी हम शेयर्स को फॉरफीट करेंगे। तो ये एंट्री हमेशा होने वाली है, पूरे चैप्टर में लास्ट तक यही एंट्री चलेगी हमारी। तो दिस इज द एंट्री एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। उसके बाद हम ऐसे शेयर्स को भी फॉरफीट करेंगे आगे चल के जिन्हें हमने प्रीमियम पे इशू किया था, बिकॉज शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम ऑल्सो। तो ऐसा भी हो सकता है कि शेयर होल्डर ने पैसा ना दिया हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार, एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल डील विद द टॉपिक फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। तो इसमें भी 2 केसेस होते हैं, अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा आपको दे दिया है, और दूसरा केस अगर उसने प्रीमियम का पैसा आपको नहीं दिया है। तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आज हम लोग देखते हैं कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार। तो ये आ गया हमारा टॉपिक फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार। तो ये एंट्री अभी हमने देख ली, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो फॉर शेयर कैपिटल के आगे आप क्या लिखेंगे? कॉल्ड अप अमाउंट लिखेंगे कि कितना पैसा कंपनी ने अभी तक मांगा है। तो कंपनी ने 10 रुपीज़ मांगा, जिसमें से 2 रुपीज़ पे नहीं किया उसने, 8 रुपीज़ पे कर दिया। बस ये 3 अमाउंट हमको पता होने चाहिए एंट्री करने के लिए। फॉरफीचर की एंट्री के लिए आपको सिर्फ 3 अमाउंट पता हो, कॉल्ड अप अमाउंट, अनपेड अमाउंट और पेड अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट कम भी हो सकता है किसी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और कंपनी ने तुरंत ही फॉरफीट कर लिए। तो कंपनी ने 5 रुपये मांगा एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे और 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे। शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, और जैसे ही उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया कंपनी ने तुरंत उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया। तो अब कंपनी ने कॉल्ड अप मांगा कितना पैसा? सिर्फ 8 रुपये ही तो मांगा। तो कैपिटल में आप लिखेंगे 8 रुपीज़, क्योंकि अभी तक कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? सिर्फ 8। ये जो 2 रुपये लास्ट में लिखा हुआ है ये तो अभी तक मांगा ही नहीं गया। तो अभी तक कॉल्ड अप कितना है? 8 रुपीज़। पेड कितना है? 5 रुपीज़। तो फॉरफीट हम 5 रुपीज़ कर लेंगे। और अनपेड कितना है? 3 रुपीज़। तो एरियर में चला जाएगा 3 रुपीज़।
तो इस तरह से एंट्री हमारी हमेशा यही रहेगी, अमाउंट चेंज होते रहते हैं। इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करना है ये हम लोग आगे देखेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 36 देखिए यहाँ पे, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, वृंदावन लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स, 10 रुपीज़ पार पे इशू किया गया, 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकेंड कॉल। तो ये टोटल 10 रुपीज़ हो जाता है। महेश वॉज अलॉटेड 400 शेयर्स, गिव नेसेसरी एंट्री रिलेटिंग टू फॉरफीचर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमको सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री बतानी है। इफ महेश फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड। तो कंपनी का जो पैसा लेने का तरीका है वो ये है, 2 रुपीज़ प्लस 3 रुपीज़ प्लस 3 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़। तो एप्लीकेशन का पैसा तो सभी लोग देंगे, एप्लीकेशन का पैसा कभी भी कॉल्स इन एरियर में नहीं होता। अब महेश ने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और कंपनी ने तुरंत इसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया। तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब ये पैसा तो कंपनी ने मांगा ही नहीं है अभी। तो अभी देखें कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, 5 रुपीज़ कॉल्ड अप है, जिसमें से 3 रुपीज़ अनपेड है और 2 रुपीज़ पेड है। तो 5 जाएगा शेयर कैपिटल में, 3 जाएगा कॉल्स इन एरियर में और 2 उसने पे किया है, वही हम फॉरफीट कर लेंगे। तो देखिए एंट्री देख लेते हैं। अब ये देखिए एंट्री यहाँ लिखी है। फर्स्ट केस एंट्री बिल्कुल सेम है जो अभी हमने देखी, शेयर कैपिटल डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉरफीचर, 5 रुपीज़ कॉल्ड अप किया गया, 200 शेयर्स थे, 400 शेयर्स थे उसके पास, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2000। उसने पैसा कौन सा नहीं दिया था, अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया था, 3 रुपीज़, तो हमने लिख दिया 400 इंटू 3, और जो 2 रुपीज़ उसने दिए थे वो हमने फॉरफीट कर लिए। एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। तो एंट्री आपकी चेंज नहीं होगी कितनी बार भी फॉरफीचर करिए। सेकंड केस में लिखा हुआ है, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सीक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड। तो मतलब अब उसने 2 कॉल्स का पैसा नहीं दिया। तो कंपनी तो पैसा इस तरह से मांग रही है, तो उसने एप्लीकेशन तो दे दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों नहीं दिए, इसलिए कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया। तो फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर हो गया। तो लास्ट कॉल तो मांगा ही नहीं गया अभी तक। तो अभी तक मांगा कितना गया पैसा, 8 रुपीज़। 8 रुपीज़ में 6 रुपीज़ उसने पे नहीं किया और 2 रुपीज़ पे कर दिया। तो एंट्री अब हम बना देंगे। देखिए सेम एंट्री है, देखिए फर्स्ट केस और सेकंड केस की एंट्री बिल्कुल सेम है। अब हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं 8 रुपीज़ से, क्योंकि कॉल किया गया है 8 रुपीज़। उसने अनपेड कितना रखा, 6, और पे कितना किया, सिर्फ 2। तो इस बार भी हम 800 रुपये फॉरफीट कर रहे हैं और 2400 रुपये उसने पे नहीं किया आपको। तो एंट्री बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट केस देख लेते हैं। इफ महेश फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सीक्वेंट फेलियर टू पे द सेकेंड कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड। तो इसका मतलब अब वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो पे करेगा, लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं करेगा। तो ये 2 अमाउंट तो उसने पे नहीं किए। तो इसका मतलब अब कंपनी पूरा पैसा मांग चुकी है, सेकंड कॉल तक पूरा पैसा मांगा जा चुका है। तो पूरा 10 रुपये मांगा जा चुका है। तो कॉल्ड अप में चला गया 10 रुपीज़, अनपेड कितना रहा 5 और पेड कितना रहा 5। तो इक्वल हो जाएंगे अमाउंट। ये देखिए एंट्री बिल्कुल सेम है फिर से। तो ये एंट्री देखिए और ये एंट्री, तीनों केस की एंट्री बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे 10 रुपीज़ हो जाएगा, अनपेड 5 रुपीज़ और पेड 5 रुपीज़। तो इस तरह से एंट्री की जाती है व्हेन शेयर्स आर फॉरफीटेड। इन शेयर्स को आगे चल के कंपनी रीइशू भी कर सकती है, पर अभी हमको सिर्फ फॉरफीचर पे फोकस करना है। तो हमको पहले फॉरफीचर पता होना चाहिए कि जब शेयर्स फॉरफीट होते हैं तो क्या एंट्रीज की जाती हैं। तो सभी स्टूडेंट्स आज पहले फॉरफीचर का ये इलस्ट्रेशन देख लें, और भी मैं इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस बता दूंगा आपको। कुछ और क्वेश्चंस भी अब आपको करने हैं, क्योंकि हम लोगों ने कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस और ओवर सब्सक्रिप्शन के भी क्वेश्चंस नहीं किए हैं। तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस उसमें से भी आपको करने हैं। और फॉरफीचर की ये एंट्रीज आज सभी स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लें। फिर हम लोग आगे के इलस्ट्रेशंस में देखेंगे कि किस तरह से जो शेयर्स हम प्रीमियम पे इशू कर चुके थे पहले, उनको कैसे फॉरफीट किया जाता है और फिर रीइशू की एंट्रीज कैसे की जाती हैं। तो आई होप ये टॉपिक सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। इसको अच्छे से देख लें। कोई भी डाउट होता है तो मुझे व्हाट्सएप पे
और गूगल क्लासरूम पे मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।